हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेई क्लासेज मेट परिवार में मैं हेमंत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और बेसिकली इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 कवर कर रहे हैं, जिसमें बेसिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन टू आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो चलिए आप बात करेंगे आज की क्लास की, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर ले पिछले क्लास की। तो पिछले क्लास में हमने बात किया था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम था एरर्स, यानी कि त्रुटियां। वैद्युत मापन में जो त्रुटियां होती हैं उन पर हमने बात किया था, और त्रुटियों के प्रकार पे भी हमने बात किया था। त्रुटियों के प्रकार में मैंने आपको 3 प्रकार के त्रुटियां बताई थी, जिसमें सबसे पहला था आपका सिस्टमैटिक एरर, देन था आपका रैंडम एरर्स, एंड लास्ट वन था आपका ग्रॉस एरर्स। इन तीनों एरर्स के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से विद एग्जांपल समझा था। हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से इन एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। हालांकि हमारी कोशिश होती है कि एरर्स को हम रिड्यूस नहीं बल्कि रिमूव कर दे, बट अनफॉर्चुनेटली ये 100% नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ एरर्स हमेशा रहता ही रहता है, क्योंकि जैसे ही कोई भी चीज एररलेस हो जाए तो समझ लीजिए वो 100% परफेक्ट हो गया है, मतलब कि परम सत्य हो गया। और परम सत्य मान को हम लोग आइडियल वैल्यू करते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऐसा होता है प्रायः कि कुछ ना कुछ एरर्स होता है, और बस हम ये काम हमारा ये होता है एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कि उस एरर्स को जितना हो सके उतना रिड्यूस कर सके। बस हमारी ये कोशिश होती है, और इसी कोशिश में हम तरह तरह के प्रयोग करते हैं, तरह तरह के औपचारिक रूप से हो या फिर आप ये कह सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से हो। हमारी कोशिश होती है कि जितना कम हो सके उतना ही हमारे लिए, हमारे इंस्ट्रूमेंट के लिए, हमारे डाटा के लिए, हमारे रिसर्च के लिए, या फिर हमारे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर वे में चलाने के लिए वो सुटेबल वैल्यू हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है जिससे हम लोग बात करने जा रहे हैं। हम आप सिलेबस धीरे धीरे हमारा आगे की तरफ बढ़ रहा है, और इसी के मद्देनजर आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर जो वैद्युत मापक यंत्र होते हैं उनके प्रकार के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कितने प्रकार के होते हैं वैद्युत मापन यंत्र। वैद्युत मापन यंत्रों में क्या त्रुटियां होती है, क्या टर्मिनोलॉजी होता है जिसको हम यूज करते हैं, इन सब तमाम चीजों हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना यहाँ पर क्या है, अब हमें पढ़ना है वैद्युत मापक यंत्रों की प्रकार जो होते हैं उस पर हम बात करेंगे। एक्चुअली में कितने तरीके से इसको हम बांट सकते हैं। देखिए, जो वैद्युत मापन यंत्र है उसके जो वेरियस ऑफ कैटेगरी है, वेरियस ऑफ टाइप्स है, वेरियस ऑफ क्लासिफिकेशंस है, और वो सारे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैटेगरी है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज है कि कहां पर हम किसे यूज कर रहे हैं। तो देयर, लेकिन जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उन सारे इंस्ट्रूमेंट को मेरे प्यारे बच्चों ओनली 2 कैटेगरी में रखा गया है। ओनली 2 कैटेगरी में रखा गया है, और कौन से कैटेगरी में है देख लीजिए यहाँ पर। वो 2 कैटेगरी हैं, पहला आपका एक तो प्राथमिक उपयंत्र है और एक आपका द्वितीयक उपयंत्र है। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट हम कहते हैं प्राथमिक उपयंत्र को, है ना, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। ये यहां पर ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं द्वितीयक उपयंत्र की, तो ये आपका, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। नहीं ले रहा है यहाँ पर, कोई बात ना, समझ लीजिए कि जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, ये 2 प्रकार के आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उन तमाम इंस्ट्रूमेंट को, तमाम जितने भी आपके उपयंत्र हैं उन सभी को ओनली 2 कैटेगरी में रखा गया है। और वो कैटेगरी कौन सा है? प्राथमिक एवं द्वितीयक यंत्र, या फिर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं कि भाई एक्चुअल में ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। इन सब मुद्दों पे भी हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राथमिक उपयंत्र की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राथमिक उपयंत्र की, बात करने जा रहे हैं हम लोग। और देखिए बच्चों कि जो प्राथमिक उपयंत्र है ना, बेसिकली इसका उपयोग आप देखेंगे ध्यान से, पहले यहां समझिए चीजों का, है ना। प्राथमिक उपयंत्र का उपयोग हम लोग डेली लाइफ में या फिर डोमेस्टिक यूजेज के लिए नहीं हम करते हैं, इवन इंडस्ट्रियल में भी हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो सर सवाल है कि इसका जो उपयोग आप ना डेली लाइफ में करते हैं, ना डोमेस्टिक में करते हैं, ना ही आप इंडस्ट्री में करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग करते कहाँ है? सवाल ये है कि अगर हम लोग कहीं नहीं करते फिर क्या जरूरत है इसकी। तो बच्चों इसका जो है ना, इसका प्राथमिक उपयंत्र का जो उपयोग है वो क्या है कि ओनली हम लोग करते हैं फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि ये मानक यंत्र है, ये मानक, इसे कहते हैं हम लोग मानक
उपयंत्र है ना, इसे हम कहते हैं मानक उपयंत्र, यानी कि ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये आपका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इस बात को समझिए, ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है। और स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि इसका उपयोग हम ओनली करते हैं फॉर द तुलनात्मक अध्ययन, फॉर द कंपैरिजन स्टडी करने के लिए हम लोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? सिर्फ और सिर्फ हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन, बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली इसका हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तुलना करने के लिए करते हैं। सवाल यह है कि सर तुलनात्मक अध्ययन करके हमें फायदा क्या मिलेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान समझेंगे कि आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग उपयोग कर पा रहे हैं आजकल डेली लाइफ में, चाहे वो एमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, एनर्जी मीटर हो, आपका वाट मीटर हो, या इस तरह के जितने भी इंस्ट्रूमेंट आपके घरों में या फिर आपके लैब में, जो कि आपके कॉलेज में लैब में होते हैं या फिर इंडस्ट्री में भी होते हैं यूज, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट सेकेंडरी में है। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जब हम बनाते हैं तो उसका तुलना हमें एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से करना पड़ता है। तो यही स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट आपका कहीं ना कहीं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? पहली बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि सपोज कीजिए कि आप किसी, मान लीजिए कि चीनी आप लेते हैं, तो कितना चीनी 1 किलो के बराबर होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, है ना? ये आपको कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा 1 किलो के वाट से, है ना, कि 1 किलो का वाट है, उस वाट से आपने मेजर कर लिया कि भाई 1 किलो का है ये। ठीक है, लेकिन वो 1 किलो कितना होगा, उसकी कितनी भार होगी, ये कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने के लिए हमें तुलना करना पड़ता है किसके साथ? मानक उपयंत्र के साथ, यानी कि स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ। और ये मानक उपयंत्र होते हैं प्राइमरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सो प्राइमरी टाइप का इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही हम आजकल जितने भी डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं या फिर इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक में यूज करते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट का, उन सब का कंपैरिजन, उन सब का जो एक मानक मापन यंत्र है, वो मानक मापन पद्धति जो है, वो कहीं ना कहीं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट से होकर गुजरती है। अब ब्लैक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि सपोज कीजिए कि आप सब्जी लेने जाते हैं या फिर फल लेने जाते हैं, तो आप 100 रुपये, कोई कहता है कि 100 रुपये केजी सेब है, ये एप्पल 100 रुपये है, और फिर कहते हो नहीं थोड़े से कम कर दो, थोड़े से कम कर दो, थोड़े से कम करके वो आपने उसे 70 रुपये केजी ले लिया। तो आप सोचते हो, बहुत खुश होते हो कि चलो मैंने 30 रुपये बचा लिया और 1 किलो मैंने सेब ले लिया। वास्तव में वो दुकानदार क्या करते हैं, आमतौर पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी करते हैं, बट कुछ करते होंगे ऐसा, कि वो 100 में से वो 100 रुपये में, आप 100 रुपये का जो सेब है ना, 70 रुपये में तो आपको मिल गया। लेकिन जब वो आप उसे वेट करेंगे ना, जब जाएंगे उसका वेट करेंगे, उसका वजन, तो उसको तौलेंगे आप, तो 1 केजी रहेगा नहीं। पता चला वो 900 ग्राम है, 800 ग्राम है, 850 ग्राम है, 150 200 ग्राम वो आपका वैसे ही बेईमानी कर चुका है वो आपसे। आपको तो लगा कि भाई 30 रुपये हमने फायदा कर लिया, लेकिन वो 30 रुपये एक्चुअली में नहीं, वो ऐसा वाट ही रखता है, ऐसा वो पहले से मार्जिन करके रखता है। ठीक है, इस बात को समझ रहा है आपको? तो ये एक्चुअली में फिर आपने जब देखा कि भाई ये 1 केजी मैं लेके आऊँ, आपके संजोग से आपके घर पे भी कोई दुकान है किसी राशन के किसी का, तो आपने देखा पड़ोस में आस में कि उसको वेट 1 किलो है कि नहीं, आपने पाया कि भाई वो 1 किलो नहीं है, वो 800 ग्राम है, 700 ग्राम है, या फिर 900 ग्राम है, इसके लमसम है। तो आपको वहां पर आपने कंपैरिजन किया और पता चला कि अरे भैया ये तो बहुत ही बेईमानी हो गया मेरे साथ। फिर आप गए दुकान पर और वहां से उसका 1 केजी का तुलना किया आपने स्टैंडर्ड जो आपके किसी से है, तो आप वो एज ए स्टैंडर्ड मान सकते हो। हालांकि वो स्टैंडर्ड होता नहीं है, लेकिन आप मान सकते हो कि भाई देखो इतना 1 केजी होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा 1 केजी नहीं है ये। तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं उनके साथ हम लोग जो हमारा डेली लाइफ का या डेली यूजेज का जो इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ तुलना करते हैं। बात समझ में आ गई? तो पहली बात तो आपने ये सीखा स्टैंडर्ड की इसमें प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में कि मानक उपयंत्र होते हैं। दूसरा कि इसके द्वारा हम लोग तुलना करते हैं। तीसरा कि हम लोग इसका उपयोग घरों में नहीं करते हैं, डेली लाइफ में नहीं करते हैं, इंडस्ट्री में नहीं करते हैं, तो करते कहाँ फिर? इसका उपयोग हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं, जहां पे रिसर्च वगैरह काम होता है, जहां पे इन सब चीज़ों का काम होता है, वहीं पे हम लोग यूज करते हैं। जनरली हम लोग घरों में बहुत कम लेवल पे इसका उपयोग करते हैं, नहीं के बराबर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी हैं जो ओनली हमें ये बताता है कि कोई भाई, जैसे अगर हम बात करें प्योरली, अगर हम बात करें हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में हम बात करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है। इसका एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखना है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल्स है आपका, इसको जो कि आपको याद रखना है और एग्जाम तक लेके पहुंचना है इसे। ठीक है ना, एग्जाम तक लिखना आपको ध्यान रखना है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है।
तो ये जो आपका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ डिफ्लेक्ट करके बताता है कि करंट आ रही है नहीं आ रही है। अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो समझिए करंट आ रही है, अगर डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए करंट नहीं आ रही है। तो इस तरीके से ये बताता है। तो ये सब सारी चीज़ जो है ना आपको प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको, क्या क्या लिखा है हमारे पास कि वह उपयंत्र जो किसी सूचक युक्ति के द्वारा किसी वैद्युतिक राशि की केवल उपस्थिति दर्शाता है। ये चीज मैंने जो बताया अभी कि बस ये बताता है कि करंट आ रही है नहीं आ रही है, डिफ्लेक्ट करेगा तो आ रही है, नहीं करेगा तो मतलब नहीं आ रही है। तो ये सिर्फ उपस्थिति दर्शाता है, प्राथमिक टैप उपयंत्र कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए किसी विद्युत धारावाही चालक के निकट रखी चुंबकीय सुई उस चालक में से विद्युत धारा प्रवाह की उपस्थिति दर्शाती है। इस प्रकार टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये जो आपका ध्यान रखना है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा प्रवाह की उपस्थिति को दर्शाता है। तो मोटे तौर पे आपको जो चीज मैंने जितनी बताया उसको ध्यान रखना है। बाकी ये चीज आप एडिशनल है, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, बट इसमें एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखिएगा। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर प्राइमरी टाइप इंस्ट्रूमेंट है, सेकंड टाइप इंस्ट्रूमेंट है, बोथ है, इनमें से कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चूंकि आपको पता है कि प्राइमरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं आमतौर पर अपने डेली लाइफ में, डोमेस्टिक यूजेज है ना ही इसका इंडस्ट्रियल यूजेज है। सवाल ये है कि फिर हम लोग यूज कौन सा करते हैं, तो यूज करते हैं हम लोग सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट का। सो व्हाट एवर जो भी हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में, इंडस्ट्री में, या फिर कोई भी ऑपरेटर, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर यूज करता है, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट कहीं ना कहीं सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत ही आता है। सबसे पहली बात यह है कि सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट में आपको ध्यान रखना है कि इसे कंपैरिजन क्या आता है, इसे कंपैरिजन क्या आता है विद द है कंपैरिजन, इसे कंपैरिजन क्या आता है विद द प्राइमरी टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। प्राइमरी टाइप इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्राइमरी टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है, प्राइमरी टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है ना, उसकी सहायता से हम लोग इसको बनाते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, देन हम बनाते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है, याद रखना आपको कि हमारे घरों में इसका इस्तेमाल होता है, हमारे इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। जो भी प्रोफेशनल वर्कर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो सारे के सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो आपका कहीं ना कहीं सेकेंडरी टाइप का इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। एग्जाम्पल्स के रूप में आपको ध्यान रखना है कि भाई जितने भी आप यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, तो एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, है ना, और भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, एनर्जी मीटर, वाट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके किसके अंदर आएंगे, ये सारे के सारे आएंगे आपके सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको समझ में आ गई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, नो इशू, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, पर लिखा क्या, पढ़ लेते इसको कि वह उपयंत्र, वह यंत्र जो किसी सूचक युक्ति जैसे कि संकेतक के द्वारा किसी पूर्वांकित पैमाने पर किसी वैद्युतिक राशि का मान दर्शाता है, द्वितीयक उपयंत्र कहलाता है। द्वितीयक उपयंत्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से उपयंत्र होते देखेंगे ध्यान से। ये पहला आपका क्या है, सूचक इंडिकेटिंग यंत्र, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग सूचक उपयंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग सूचक उपयंत्र। भाई इसको मैं लिखता हूं अच्छे से थोड़ा सा, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो। सूचक उपयंत्र, और सूचक उपयंत्र को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसे कहते हैं हम लोग इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। और नेक्स्ट आपका रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसे कहते हैं अभिलेखन, है ना, इसे हम हिंदी में कहेंगे अभिलेखन, अभिलेखन उपयंत्र, ठीक है, अभिलेखन उपयंत्र। और इसे कहते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट आपका इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, इसको कहते हैं हम समाकलन, हिंदी में क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं हिंदी में समाकलन, समाकलन उपयंत्र, ठीक है। नहीं चल रहा है तो आपको ध्यान रखिएगा, समाकलन उपयंत्र है, इसे इंग्लिश में कहेंगे इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो ये 3 प्रकार के जितने आपके जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है उसको भी 3 प्रकार से क्या क्या है, कैटेगराइज किया गया है, 3 प्रकार में क्लासिफाइड किया गया है। इनमें से पहला है आपका सूचक उपयंत्र, दैट इज द इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। देन नेक्स्ट है आपका अवलेखन या उपयंत्र यानी कि रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, एंड लास्ट वन है आपका इंटीग्रेटिंग टाइप यानी कि समाकलन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग, बिल्कुल आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। ये इंडिकेटिंग है और ये आपका इंटीग्रेटिंग है। सो ये आपका सूचक है, इंडिकेट करना मतलब है, यहाँ पर इंटीग्रेट मतलब समाकलन है। इंटीग्रेट
इंडिकेट। सो इंडिकेट मतलब सूचक और इंडिकेट मतलब समाकलन। तो आइए बारी बारी से अब तीनों पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके अंदर सूचक या इंडिकेटिंग यंत्र को पढ़ेंगे, ठीक है। सो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इंडिकेटिंग टैब। देखिए इंडिकेटिंग टैब का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों की वैसे इंस्ट्रूमेंट जो डायरेक्टली हमें क्या करे, पॉइंटर के थ्रू इंडिकेट करके बताए। किसके थ्रू? पॉइंटर के थ्रू इंडिकेट करके बताया। जैसे कि देखिए मान लीजिए आपने देखा होगा एमीटर, इस तरीके से आपने लैब में देखा होगा, और यहां पर ये इस तरीके से लिखा होता है, स्केलिंग की गई होती है इस तरीके से, और यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर इस तरीके से पॉइंटर जो है ना, पॉइंटर के थ्रू चीजें को बताया जाता है कि भैया ये आपका कितना एमीटर है। ये मान लीजिए कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये क्या है, ये आपका एमीटर है। इस तरीके से लिखा होता है कि एमीटर है, और आपको डायरेक्टली इंडिकेट करके बताया। आपने सपोज कि यहाँ पर कोई करंट आ रही होगी ना, तो करंट को डायरेक्टली बता देगा कि ये 3 एम्पेयर की धारा इसमें प्रवाहित की जा रही है, या वट एवर 4 2 1 जो भी हो, ठीक है। सो डायरेक्टली ये जहां पे पॉइंटर जा रहा है ना, वो डायरेक्टली आपको इंडिकेट करेगा ये पॉइंटर है आपका, ठीक है। ये पॉइंटर, इसको कहते हैं हम लोग पॉइंटर। देखिए गलत हो गया थोड़ा सा कलर को, ये इसको कहते हैं हम लोग पॉइंटर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉइंटर है, और पॉइंटर इस चीज को डायरेक्टली इंडिकेट करता है। इंडिकेट करता है कहां पर? पैमाने पर, यानी स्केल पर। तो वैसे सारे उपयंत्र जो इंडिकेट करके बताता है ना, वो आपका किसके अंदर आता है? वो आपका आएगा इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में। और ध्यान रखिएगा, आप जनरल लाइफ की बात करते हो, जैसे कि आपके बाइक में एक तो डिजिटल मीटर होता है, एक आपका बिल्कुल एनालॉग टाइप का मीटर होता है, जिसमें कांटा लगा होता है, पॉइंटर लगा होता है ना। तो डिजिटल की हम यहाँ बात नहीं करेंगे। हालांकि डिजिटल जो है एडवांस वर्जन आ गया है, वो हर इंस्ट्रूमेंट में डिजिटाइजेशन हो रहा है। जिस तरीके से मोदी जी डिजिटाइजेशन कर रहे हैं पूरे इंडिया को, उस तरह से आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब में डिजिटल का जो प्रयोग है वो किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का। ये बेसिकली एनालॉग टाइप में आता है। तो आपके बाइक में, स्कूटी में, थोड़ी सी पुरानी बाइक या थोड़ी सी पुरानी स्कूटी में आप देखेंगे कि आमतौर पे वो आपको बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। तो आप देखते हैं कि जब भी आप एक्सीलेटर लेते हैं, जब भी आप स्पीड बढ़ाते हैं बाइक की, तो निश्चित रूप से वो पॉइंटर आगे जाएगा और आपको बताता है कि 40 की स्पीड चला रहे हो या 50 पे चला रहे हो, या फिर 60 70 80 90 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से आप क्या कर रहे हो, स्पीड को बढ़ा रहे हो। तो वो दिखता है, लेकिन जैसे आप शून्य कर दोगे तो फिर से वो लौट के आ जाएगा वहीं पर बेसिकली, है ना। तो ये चीज डायरेक्टली इंडिकेट करके बताए कि आपकी स्पीड कितनी है। पहली बात तो ये हो गई कि चलो इंडिकेट करके बताता है। दूसरी बात क्या है ना मेरे प्यारे बच्चों, कि जो इंडिकेटिंग टैप इंस्ट्रूमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ ताक्षणिक मान को बताता है। ताक्षणिक मान को बताता है। ताक्षणिक मान का मतलब ये हुआ, ताक्षणिक है ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये थोड़े से गलत हो गया। ताक्षणिक मान को बताता है, यानी कि कोई रिकॉर्ड नहीं रखता, कोई हिस्ट्री नहीं रखता है। सपोज कीजिए आपने घर से चले आप, और घर से पापा ने कहा कि बेटा बाइक ले जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना कि 40 से ज्यादा स्पीड नहीं करना है, ठीक है। आप मोहल्ले तक तो ठीक रहे, बहुत अच्छा 40 की स्पीड में चले, लेकिन जैसे मोहल्ले से बाहर आया, आप देखें कि पापा ओझल हो गए, नहीं दिख रहे हैं पापा, मेन रोड पे आते ही आपने 40 के बदले 80 पर ले गए बाइक को, और बहुत ही मस्ती में चलाया, और फिर घर पे लौट आए। तो पापा आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि बेटा को जब मैंने कहा था 40, तो वास्तव में 40 चलाया, ऊपर से ऊपर चलाया है। आपने 80 चलाया, वो पापा को कभी पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? कि जब आप गए होंगे घर पे, तो फिर से आपने स्लो कर दिया,
और ये फिर से आपका जो स्पीडोमीटर है जो कि बाइक में लगा हुआ है वो आपको दिखाएगा कि भाई चलो ये तो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जीरो, अभी तो जीरो दिखाएगा जब रुकी रहेगी बाइक, तो है ना। तो आमतौर पे वो किसी को पता चलता है क्योंकि वो अपनी हिस्ट्री नहीं रखती है ना। तो ध्यान रखेंगे जो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है वो डायरेक्टली आपको बताता है इंडिकेट करके, और वो अपना कोई रिकॉर्ड नहीं रखता, कोई भी अपना पास्ट वैल्यू को नहीं स्टोर करता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि इस एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, तो एग्जाम्पल्स आपका आजकल देखेंगे कि जो एमीटर है लैब में दिख जाएगा आपको, वोल्ट मीटर है, आपका वाट मीटर है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है आपका कहीं ना कहीं इंडिकेटिव टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्टली आपको इंडिकेट कर, जहां भी पॉइंटर लगा दिख जाए, जहां भी पॉइंटर इंडिकेटर लेकर लगा दिख जाए वो समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो आपका क्या है, वो आपका है सूचक या इंडिकेटिव टाइप इंस्ट्रूमेंट है। उम्मीद करता हूं कि चीज आपने समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इस चीज को, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। इसको आप जब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो चीज मैंने बताया है वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तत्कालिक मान को, है ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को एक संकेतक के रूप में पूर्वाकित पैमाने पर दर्शाता है, यानी जो पहले से लिखा हुआ है पैमाना दिया गया, स्केलिंग की गई है, उस पर दर्शाता है, उसे हम क्या कहेंगे, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। जैसे एग्जांपल में ध्यान रखना है, एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पॉइंटर लगे हो ना, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने, नेक्स्ट कौन सा हमारा रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसे कहते हैं अभिलेखन, इसे कहेंगे हम अभिलेखन, अभिलेखन उपयंत्र, ठीक है। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से करता है इसको देखेंगे ध्यान से। ये बेसिकली क्या करता है, कागज और स्याही के द्वारा, ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ध्यान से देखेंगे कि बेसिकली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। और ये किसके द्वारा करता है काम, ये हेल्प लेता है विद द हेल्प ऑफ पेन एंड या फिर पेपर एंड इंक एंड पेपर, है ना, इंक एंड पेपर, इंक एंड पेपर, इन दोनों के द्वारा ये ग्राफ ड्रॉ करता है, ये आरेख करता है, विलेख बनाता है, जिसमें ये पेन और स्याही का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है मेरे प्यारे बच्चों, पेन एवं स्याही का इस्तेमाल करता है, और एक ग्राफ ड्रॉ करता है, ग्राफ ड्रॉ करता है। अब देखिए इस चीज को कैसे मैं बताता हूं, जैसे सपोज कीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये आपका सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली मत रिलेट कीजिएगा, इसको बस एग्जांपल के समझिए। सपोज कीजिए ये आपके पास इस तरीके से है, ये मान लीजिए टाइम है, ठीक है, और ये मान लीजिए कि एनर्जी है, सपोज कीजिए एनर्जी कंजम्पशन है जो आमतौर पे होता है। तो देखिए होता क्या है ना, होता क्या है कि मान लीजिए समय है आपका, मान लीजिए ये आपका 12 AM है, रात का 12 AM है ना, यहाँ पर चलेगा नहीं है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी है समझाना, इसे 12 AM लिखिए, इसको ऐसे, है ना, इसको लिखिए 6 AM, इसको लिखिए 12 PM, इसको लिखिए 5 PM, ठीक है। तो अलग अलग समय पर एनर्जी का कंजम्पशन, मान लीजिए मेरठ का या फिर दिल्ली का मान लेते हैं, कि अलग अलग समय में जो आपका कंजम्पशन है एनर्जी का वो अलग अलग हो सकता है। सपोज कीजिए कि आपके पास, सपोज कीजिए कि 12 बजे की अगर हम बात करते हैं, रात में 12 बजे, है ना, 12 बजे रात AM की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पर जो लोग सोए रहते हैं, ऑफिसेज बंद होता है, कॉलेज बंद होता है, इंडस्ट्री भी जो काम है, वर्कलोड अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो जितने मिल्स हैं, मशीन्स हैं, वो सारे बंद होते हैं। आमूनन उस समय पर जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन रेट है वो काफ़ी कम होता है, तो मान लेते हैं कि उस समय एनर्जी कंजम्पशन बहुत ही कम है, मान लीजिए यहाँ पर है। लेकिन जैसे जैसे सुबह होती है तो फिर धीरे धीरे आपके क्या होते हैं, कुछ मशीन्स मिल जो कि सुबह में 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे ये स्टार्ट करते हैं अपने मशीन्स को, थोड़ा सा लोड बढ़ता है, तो ये लोड आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एनर्जी कंजम्पशन रेट थोड़ा सा ऊपर हो गया है।
नहीं, जब 12 बजे दोपहर का समय होगा तो उस समय तक आपके स्कूल कॉलेज सारे खुल चुके होंगे, ऑफिसेज भी खुल चुके होंगे, इंडस्ट्री बिल्कुल पीक लोड पे होगा। वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो पीक लोड पे होगा, सारे वर्कर मशीन्स। दोपहर का समय अगर गर्मी का महीना तो एसी रेफ्रिजरेटर कूलर सारे ऑन हो चुके होंगे, और निश्चित रूप से उस समय आपके जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर होगा। लेकिन जैसे जैसे फिर आगे शाम की तरफ शाम ढलेगी, सूरज ढलेगा, उसके बाद शाम आएगी तो निश्चित रूप से फिर से आपके स्कूल कॉलेज ऑफिस बंद हो जाएंगे। हो सकता है कुछ हद तक आपके जो इंडस्ट्रियल लोड है वो भी कम हो जाएंगे, कुछ मशीन्स को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से एम्प्लॉय वहां से 5 बजे के बाद चले जाते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे आपका कुछ लोड फिर कम होगा, और इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और इस तरह से आपका क्या होता है कि लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। और यहाँ पर आप देखेंगे इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ये इस तरीके से। इसे हालांकि कहते हैं लोड कर्व, लेकिन ये जो कर्व बना है ये पेन और इंक से बनेगा। ये किससे बनेगा? स्याही और पेन से बनेगा, और आप इस चीज को ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करता है रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में। सवाल ये आप पूछ सकते हैं कि सर आप ये बताइए कि जब इसका नाम आप रिकॉर्डिंग टाइप दे रहे हैं तो रिकॉर्ड क्या है? इसके पास कुछ रिकॉर्ड करता है क्या? वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, क्या रिकॉर्ड करता है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ना तो ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा, ना ही वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, यही रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड का मतलब ये हुआ कि आप ये बिल्कुल इसको संयोग करके रखा जा सकता है। कभी भी जब आप चेक करेंगे ना, कभी भी जब आप चेक करेंगे इस वैल्यू को, ये आपके रिकॉर्ड में होगा, और आप इसको देख सकते हैं कि उस डेट को, फलाना डेट को हमने इतने बजे कितनी पावर खर्च किया था। मान लीजिए कोई डेट है, आज का डेट मान लीजिए, आज से 10 साल बाद देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 12 बजे हमने कितना लोड यूज किया था, 5 बजे हमने कितना लोड यूज किया था, कितना एनर्जी कंज्यूम किया था हमारे शहर ने, हमारे सिटी ने। तो इस तरीके से रिकॉर्ड में आ गया सारी चीजें कि आपको कभी भी देखा सकता है। अब इससे पहले हमें इंडिकेटिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था ना, उसमें आपने देखा था कि जैसे बाइक आप लेके जाते हैं और जब आप वापस आते हैं तो आपके पापा को बिल्कुल नहीं पता चल पाता है कि आपकी बाइक की स्पीड अभी 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले कितनी रही होगी। लेकिन ये एक ऐसा पहचान है, ये एक ऐसा सबूत है जिसके द्वारा आप 10 आज से 10 साल 20 साल जब तक ये रिकॉर्ड आपके पास सुरक्षित रहेगी, आप इसे चेक कर सकते हैं कि पिछले 10 साल में हमने कितना एनर्जी वेस्ट किया है, कितना एनर्जी यूज किया है, कितने बजे हमने कितना कंज्यूम किया है। ये सारे डाटा आपके पास रिकॉर्ड में होगी, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आगे हुई कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है। इसको रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर होते हैं, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर आदि वगैरह होता है, जिसके थ्रू आपका बेसिकली सीआरओ में भी हालांकि ये काम होता है कुछ हद तक। वहां भी ग्राफ को एक ग्राफ पेपर पर हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थीन पेपर पर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, जिस वैल्यू का, फेज का, साइनसोइडल वैल्यू का, जो भी चीज आप करते हैं वो सारी चीज आपको निकल के आता है। अगर आपने लैब प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको ध्यान रखना है। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट क्या है, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहां पर लिखा है कि वह उपयंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तत्कालिक मान को एक सुई, पेन, पेंसिल आदि के द्वारा एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता जाता है, रिकॉर्डिंग यंत्र कहलाता है। बात समझ में आ गई? जो मैंने बताया वही चीज लिखी है। रिकॉर्डिंग यंत्र के द्वारा वैद्युतिक राशि के मान में एक समांतराल के अंतर्गत होने वाले वर्ग परिवर्तनों का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है, और इसके एग्जांपल्स आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की, और वो है नहीं यहाँ पर, चलिए मैं बता दूंगा यहाँ पर इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बाय मिस्टेक ये छूट गया, चलिए कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की हम बात करेंगे जो कि हमारा क्या है, चलिए इसी कलर से लिखते हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग टाइप इंटीग्रेटिंग टाइप सॉरी इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब ये इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या है, पहले देख लेते हैं कि इस हिंदी में क्या कहते हैं इसे। हिंदी में से कहते हैं समाकलन, समाकलन उपयंत्र, समाकलन प्रारूपी उपयंत्र कहते हैं इसे हम लोग। और ये क्या है समाकलन उपयंत्र? समाकलन बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो सारे डाटा को स्टोर करते चलता है, सारे डाटा को स्टोर करते जाएगा। और आप इसको कैसे याद रखेंगे, किस तरीके से, तो पहले एग्जांपल ही देख लेते हैं इसका। ठीक है,
ये देखिए, आप इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है चीजों को ऐड करते जाना। और डिफरेंशिएशन, आपने दो चीजें पढ़ा ना मैथ में, दो चीजें पढ़ी आपने, एक तो इंटीग्रेशन पढ़ा है, एक डिफरेंशिएशन पढ़ा है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स, यानी कि डी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप एक्स के पावर एन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन के आता है आपको पता है ना? एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यही तो फॉर्मूला होता है। आपने पढ़ा है ना मैथ में? नहीं पढ़ा है? बताइए। अगर मान लीजिए एक्स के पावर टू है और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? एक्स के पावर तीन अपॉन तीन। तो भाई चीज पावर बढ़ रही है ना, वैल्यू बढ़ रही है। देखिए पहले दो थी, दो से क्या हो गया? दो से पावर तीन आ गया है, यानी कि चीजें आप ऐड कर रहे हो उसमें, है ना? दो पावर था, तीन पावर आ चुका है, यानी पावर ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि आप इस चीजों को बढ़ा रहे हो। वहीं अगर डिफरेंशिएशन की बात करें, इसे कहते हैं समाकलन, इसे कहते हैं हम लोग समाकलन, है ना? इसे कहते हैं हम लोग समाकलन, इंटीग्रेशन। अवकलन की बात करें, डिफरेंशिएशन की बात करें अगर हम, तो वहां पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स। इसका क्या होता है फॉर्मूला आपको पता है ना? एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, ये तो फॉर्मूला होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि डी अपॉन डी के पावर एक्स और एक्स के पावर टू को आप क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? दो इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, यानी टू माइनस वन, यानी वन हो जाएगा, यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं टू एक्स ओनली, है ना? तो देखिए यहां पर आपका टू एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ पे एक्स क्यू हो गया। तो यहाँ पर ऐड हो रहा है, जबकि यहाँ पर ये रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, ध्यान रखेंगे, ये रिड्यूस हो रहा है और ये ऐड अप हो रहा है, सम अप हो रहा है, सम हो रहा है। तो निश्चित रूप से समाकलन का मतलब ध्यान रखना है, इसी से आपको याद रखना है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि समाकलन जो है वो डाटा को स्टोर करते जाता है, एडअप करते जाता है, स्टोर करते एडअप करते। समझ में आ गई बात? अच्छे से ध्यान रखना है। तो समाकलन का मतलब ये चीजों को बढ़ाना, एडअप करना, बढ़ाना, एडअप करना, ठीक है? चलिए, तो ये चीज मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल ही बताया कि अवकलन जो है वो चीजों को घटाती है, डिफ्रेंशिएट मतलब कम करना, और समाकलन मतलब इसको बढ़ाना, यानी कि उसको आप ऐड करना, ठीक है? चलिए, तो ये चीज आपको मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बताया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए कि इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकता है ना? इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात हम लोग करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल्स मेरे प्यारे बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स क्या है? तो इसकी एग्जाम्पल है आपका किलो वाट आवर, या फिर ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर, ठीक है? एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर। और आमतौर पर इसको हम लोग कहते हैं किलो वाट आवर मीटर, है ना? किलो वाट आवर मीटर। आपके घर में, आपके घर में ये यूज होता है ना, जिसके द्वारा आप जिसे कहते हैं बिजली मीटर, जिसे क्या कहते हैं? मीटर, जिसमें आप यूनिट की वैल्यू देकर के बिजली बिल पे करते हैं, वो एक्चुअली में किलो वाट आवर मीटर ही होता है, मैंने बताया भी होगा। और वो आपका इंस्ट्रूमेंट किस टाइप में आता है? समाकलन उपयंत्र में। अब देखिए एग्जाम्पल में बताता हूँ कि इसको तरीका थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से बताने की कोशिश करता हूँ। कि सपोज कीजिए आपने अभी अभी जनवरी के महीने में आपने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल किया है, उस मीटर को आपने इंस्टॉल किया है, न्यू, बिल्कुल फ्रेश। तो जनवरी महीने बीतने के बाद फरवरी महीने में आपने देखा कि आपकी जो बिल है, यूनिट जो है आपकी, वो जो बिजली बिल की यूनिट है वो आपके पास कितनी है? सपोज कीजिए कि ये आपके पास 100 यूनिट की बिजली बिल बन के आया है ना? ये 100 यूनिट की बिजली बिल आपके पास आ चुका है, और आपने क्या किया? इसको 6 रुपए की दर से प्रति यूनिट, 6 रुपए प्रति यूनिट की दर से आपने पे कर दिया 600 रुपए RS, ठीक है? कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट महीने मार्च जो है, मार्च में देखा कि आपके पास अब इनकी जो यूनिट है ना, वो आपकी लगभग लगभग 300 यूनिट दिखा रही है। ये कितने? 300 यूनिट। तो अब कितने पे करेंगे? कितने पे करेंगे बताइए जल्दी से? तो आप क्या करेंगे? गुने 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फटाफट क्या कर देंगे? 1800 रुपया पे कर देंगे। लेकिन ये गलत है, 1800 आप नहीं पे करना आपको। अब देखिए ध्यान से, अब 1800 आप पे बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन 300 में से है ना, इन 300 में से आपने 100 यूनिट तो पिछले महीने यूज किया है, जिसका पेमेंट आपने कर दिया है ना, 600 रुपये। तो ये 1800 आपको पे नहीं करना है, क्योंकि अब 600 आपने कर दिया ऑलरेडी, 600 रुपये आप कर चुके हैं आप। तो ये आपका जो बिजली यूनिट है ना, वो आप 2 साल के बाद, 4 साल के बाद देखें तो हजारों मिनट दिखाएगा आपको। इसका मतलब नहीं आपने उस महीने में यूज किया है, ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो आपको क्या करना है? सिंपली 300 में से 100 घटाना है, और 100 में से 200 आ गया, यानी कि आप इसमें से डायरेक्टली घटा दीजिए, तो याद है कितना आ जाएगा? 1200, है ना? ये 1200 आ जाएगा आपका, 1200 RS आ जाएगा, और इसको आप क्या करेंगे? पे कर देंगे आराम से। यानी कि इस महीने की, हालांकि माइनस में आएगा लेकिन मैं इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना? तो 1200 रुपये जो है ना, वो आप इस महीने में मार्च के लिए आपको पे करना है, ना कि 600 रुपये यूज करना है, न कि 600 रुपये पे करना है। बात समझ में आ रही है ना? तो बेसिकली ये चीजें एड अप हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। और इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में सबसे अच्छा एग्जांपल जो है, जो बार बार एग्जाम में आया हुआ है, SSC जेई में आया हुआ है, UPPCL जेई में आया हुआ, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मिल जाएंगे आराम से।
पहले चैप्टर में मिल जाएगा आपके पास, कोई भी प्रीवियस ईयर का हो, मेडीजी का हो या फिर किसी भी यूथ पब्लिकेशंस का हो या फिर उसका अरिहंत का हो। इन सब में आपको ये क्वेश्चन आमतौर पर दिख जाते हैं कि ये आपके इंटीग्रेटेड टाइम इंस्ट्रूमेंट का क्या एग्जाम्पल्स है, कई बार आया हुआ एग्जाम में है। तो आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी मीटर सबसे हॉट आपके जो टॉपिक है उनका हॉट ऑप्शंस होता है, वो आपका किलोवाट आवर मीटर होता है, एनर्जी मीटर होता है। वो जैसे देखेंगे इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या टैप है तो फटाफट उसमें टिक लगा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अच्छे से, तो ये ऐड करते जाता है, ठीक है। बात समझ में आए? तो ये आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है, आप अपने घरों में इस चीज को देख सकते हैं आसानी रूप से, बिल्कुल आपके पास दिख जाएगा वो कि हर महीने में वो अपने यूनिट को जोड़ते चले जाता है और आपको ये नहीं पता चलेगा कि इस महीने हमने कितना खर्च किया है, जब तक कि आपको ये नहीं पता हो कि पिछले महीने में आपने कितना खर्च किया है ना। और आज पिछले महीने आपने नोट करना भूल गया तो आपको इस महीने में कितना खर्च किया वो आपको पता नहीं चलेगा। हालांकि हालांकि आप ध्यान रखेंगे कि आज का डिजिटल एनर्जी मीटर आ चुका है मार्केट में, आपके घरों में लग चुका होगा, मुझे उम्मीद है पूरी कि आपके घरों में भी लग चुका होगा, खास करके जो आपके एडवांस या फिर जो आपके अर्बन एरियाज हैं वहां पे बिल्कुल निश्चित रूप से हर घरों में डिजिटल एनर्जी मीटर रख चुका है। लेकिन रूरल एरिया में, गांव घर में आज भी आपका वो जो मीटर है इंटीग्रेटिंग टाइम मीटर है वही चल रहा है, तो आप उसमें आसानी से देख सकते हैं। इवन आपको याद होगा ये चीज़ें क्योंकि ये बहुत जल्दी रिसेंटली आया है, अभी 2-4 साल पहले ही डिजिटल मीटर का इतना ज़्यादा क्रेज बढ़ा है, नहीं तो ज़्यादा नहीं था, ठीक है। इससे पहले सभी लोग वही मीटर यूज करते थे जो कि आपका क्या होता था, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज को आपने कभी गौर किया होगा, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी चीजें, ठीक है। चलिए, सो एनर्जी मीटर हो गया, और एक एग्जांपल याद रखना है इसको, सेकंड आपका है एम्पियर आवर मीटर, ठीक है। एम्पियर आवर मीटर, ये भी एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, ये दोनों एग्जांपल आपके खास तौर पे ये समाकलन उपयंत्र में आते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया तीनों तीनों जो मैंने बताया आपको। पहला क्या था, पहला था आपका कौन सा, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग यानी कि सूचक उपयंत्र। दूसरा था आपका अभिलेखन टाइप इंस्ट्रूमेंट यानी कि रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। और थर्ड वन था आपका लास्ट में जो भी हमने डिस्कस किया, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग में यानी कि आपका समाकलन उपयंत्र। तो आपने बहुत अच्छे से तीनों को समझा, तीनों को एग्जांपल्स याद रखने, एग्जामिनेशन में कई बार हुआ है, चाहे एसएससी हो, यूपीपीएससी हो, अच्छे से खूब क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे कुछ देर में, नोट टू वरी, ठीक है। सो इसको नोट कर लीजिए करना चाहे तो। चलिए, सो अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। सो फटाफट कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, हालांकि सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल होंगे क्योंकि बेसिक्स पढ़ रहे हैं और बेसिक्स में ईआईएम में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनेशन में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम। जैसे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, यूपीपीसीएल जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये पूछा है कि मापन की किसी दी गई मात्रा द्वारा मापी जाने वाली राशि के परिवर्तित होने पर यंत्र के आउटपुट में होने वाली परिवर्तन की माप होती है। देखिए यहाँ पर अगर आपने पहले से क्लास किया हुआ है तभी आपको समझ में आएगा, बहुत पहले यानी कि जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में हमने पढ़ा है वो चीजें अगर आपने किया है तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। वहां पर मैंने आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ाया था, टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से टर्मिनोलॉजी का क्या क्या डेफिनेशन है, और इसी डेफिनेशन पर आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। और मैंने आपको वहां भी कहा था कि हम क्वेश्चन करेंगे आने वाले दिनों में, एक साथ ही क्वेश्चन करेंगे जब भी करेंगे तो, ठीक है। तो डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो टर्मिनोलॉजी बताया गया है, वो फालतू में नहीं बताया गया है, आपके एग्जाम में आता है इसलिए ही बताया गया है, ठीक है। तो चलिए, यहां पर कह रहा है कि अगर हम इनपुट में चेंज करेंगे तो आउटपुट में चेंज देखने को मिलेगा, ये कौन सा क्वांटिटी है, कौन सा प्रॉपर्टीज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि सेंसिटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट के इनपुट में चेंजेस करते हैं तो उसका आउटपुट में चेंजेस देखने को मिलता है, और इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। सो बेसिकली ये जो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनपुट में चेंजेस आने के बाद इसका आउटपुट में चेंजेस मिलेगा, वो बेसिकली सुग्राहिता है जो कि इस प्रॉपर्टीज को बताता है। ये आपका एसएससी 2020 में पूछा गया है, ठीक है, यानी कि ठीक दो पेपर पहले। नेक्स्ट आपका कि एक माप प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी एस्थेटिक विशेषता वांछनीय है। इन अ मेजरमेंट सिस्टम which of the following static characteristics are desirable, यानी कि इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये गुण है आपके किसके, इंस्ट्रूमेंट के। चाहे वो एक्यूरेसी की बात हो, अच्छा एक्यूरेसी होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, उसके बाद रिप्रोडक्टिविटी होना चाहिए, यानी कि सारे के सारे ये गुण किसी इंस्ट्रूमेंट के, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के में होना चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द
एबव, यानी कि ऑल ऑफ द, यानी ये सभी आपके आंसर में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मापन यंत्र विद्युत राशि का ताक्षणिक मान किस समय में प्रदर्शित करता है। यानी कि इसमें से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड एट द टाइम एट विच इट इज बीइंग मेजर्ड। यानी मैंने आपको बताया था ना बाइक वाला एग्जांपल, कि जिस समय आप बाइक में एक्सीलरेटर दोगे तो आप 80 पे चला तो उस समय 80 दिखाएगा, घर पे जाने के बाद आपका कुछ नहीं दिखा पाए क्या है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट किस टाइप में थे, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में थे ना। इंडिकेटिंग टाइप जो डायरेक्टली आपको सूचक मात्रा के द्वारा, सूचक मापन द्वारा, सूचक द्वारा आपको डायरेक्टली बताता है कि उस समय उसकी वैल्यू कितनी है। हमने कहा था उसे ताक्षणिक मान, ताक्षणिक मान को ही बताता है कौन, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम तत्कालिक मान भी कहते हैं। यही तो पूछ रहा है, देखिए कह रहा है कि ताक्षणिक मान किस समय प्रदर्शित करेगा, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो मेरे बच्चे एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट नहीं, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट ये हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं बताता है, रिकॉर्डिंग तो हमेशा बताते रहता है, समाकलन इंडिकेट करके बताता है, यानी जोड़ के बताता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ओनली हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा। देखिए कहाँ है भाई, आरआरबी में सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2 सितंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जेई में भी वो पूछा हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाट घंटा मीटर एक यंत्र किस प्रकार का यंत्र है। वाट आवर मीटर कौन से, यानी वाट आवर मीटर मतलब किलोवाट आवर मीटर, किलो हटा दिया कोई बात नहीं, वाट आवर है। तो ये आपको मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि आपका इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि एकीकृत या समाकलन टाइप उपयंत्र आपका है। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से एग्जांपल आपको मैंने दिया था कि बहुत ये हॉट टॉपिक एग्जाम्पल में खूब पूछता है क्वेश्चन। देखिए आया हुआ क्वेश्चन, ये आपका एसपीसीएल में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी दिए हुए मापन तंत्र के निर्गत परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं। यानी कि वही वाला बात है कि फिर से आउटपुट में चेंज, जो आपने आउटपुट में चेंज करोगे उनके रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, उनके रेशियो को हम लोग कहेंगे सेंसिटिविटी, यानी कि संवेदनशीलता, या फिर से कहते हैं सुग्राहिता। इसे हम लोग सुग्राहिता भी कहते हैं, है ना, इसे हम लोग सुग्राहिता भी कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना स्थिरता, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हमेशा रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सेंसिटिविटी के, सेंसिटिविटी। बात समझ में आ रही है। तो दोनों में बिल्कुल क्या है, अपोजिट रिलेशनशिप है, ध्यान रखेंगे। यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट में अगर संवेदनशीलता ज्यादा है तो स्टेबल नहीं रह पाएगा, वो बार बार डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका ये पूछा हुआ है यूजीबीएनएल में, तो वैसे यूपी का ही क्वेश्चन है। देखिए इनमें से कौन सा इंटीग्रेटिंग यंत्र नहीं है। तो एम्पियर आवर मीटर तो है, आपको पता है, वाट घंटा मीटर ये भी पता आपको, तो वोल्ट मीटर आपका नहीं है, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसे दे रखा है। तो वोल्ट मीटर आपका, वोल्ट मीटर नहीं है, क्योंकि वोल्ट मीटर आपका इंडिकेटिंग टाइप है। ये आपका पूछ रहा है क्या, इंटीग्रेटिंग टाइप, यानी कि समाकलन रूपी उपयंत्र पूछ रहा है। तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल मैंने बताया था कि ध्यान रखना है। और देखिए दो आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में यूजीवीएनएल में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल देखते ही फटाफट पड़े, बिल्कुल गवाएं, 1 सेकंड बिल्कुल गवाएं, आप इसको करेंगे। 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको टाइम सेविंग है, बट आपको पढ़ा होना चाहिए। नेक्स्ट, वे वैद्युतिक यंत्र जो आप मापते समय सीधे विद्युत राशि के मान को दर्शाते हैं कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा 2020 में फिर से एसएसजेई में, देखिएगा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच डायरेक्टली इंडिकेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एट द टाइम व्हेन इट इज बीइंग मेजर्ड आर कॉल्ड, कौन सा कहेंगे, देखिए बताइए कौन सा कहेंगे, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चंस थे कुछ जो मैंने आपको बताया। अभी आपके जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चंस कराएंगे, नॉट टू वरी। बट आपको जितनी भी चीजें बताई गई अभी तक उन सबको क्या करेंगे, आप रिवीजन करेंगे अच्छे से, ताकि जब भी क्वेश्चन कराया जाए तो आपको ये नहीं लगे कि भाई कहाँ से आ रही चीजें, है ना। तो चीजें क्या होता है, पहले तैयार करते हैं हम लोग बैकग्राउंड, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं धराधर। तो आपको भी उसी हिसाब से रेडी रहना है चीजों को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए, तो मजा आएगा। और फिर आपके प्रिपरेशन भी बूस्टर डोज की तरह काम करेगा, एनर्जी के साथ, हमें भी मजा आएगा और आपको भी। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों आपसे मैं विदा चाहता हूं आज की क्लास में, और मिलते हैं फिर नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।